ऋषि तुल्य है, ऐसे श्री मनोहर लाल जी हम सबसे मत हैं। एक बार भारत माता की, भारत माता की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार स्वागत करेंगे श्री मनोहर लाल जी का। मैं निवेदन करूंगा जी, तीरथ राणा जी, देवेंद्र खाद्यान जी, अक्षित दहिया जी, हेमंत मंडल जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और दीप प्रज्वलन में महामंत्री हैं और एक आवश्यकता है श्री योगेश जखेड़ी जी जो सरपंच भी है अपने गांव के, स्पोर्ट्स स्कूल से पास आउट, ऐसे युवा भारतीय जनता पार्टी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बीच में युवाओं के प्रेरणा स्रोत गर्गवासी हरियाणवी एक का नारा देने वाले साथियों, जब पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था तो सभी सरकारें उसको सींच रही थी। ऐसे समय में इस पूरी कार्यक्रम के सह संयोजक हैं श्री रविंद्र जागरण जी, सभी सारी टीम से निवेदन, सभी पार्षद गण एक बार ये सिग्नेचर। और हमने रोहतक में एक हरस जो थी वो कलम के रूप में थी आज, और मुझे लगता है कि ऐसा उदाहरण एक बार सभी छोड़ोगे एक ग्रुप फोटो के लिए। चौधरी छोटू राम अमर रहे, अमर रहे, चौधरी छोटू राम अमर रहे। चलिए, और हरियाणा के गोहाना की कस्सी ये बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ की पहचान है, इस क्षेत्र की पहचान है कस्सी। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचारियों ऐसा एक संकेत देते हुए गोहाना की कस्सी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट स्वरूप दे रहे हैं। और अंतिम में पुष्प गुच्छ, ये गदा क्षेत्र जो धर्म युद्ध का जो हथियार है वो गदा है, तो वो समझ आए कि पूरा सोनीपत ये हरियाणा माननीय मनोहर जी के साथ युवा चौपाल के सूत्रधार। अब मेरा निवेदन है एक बार रविंद्र जंगल जी से कि वो आए और कम आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि जिन्होंने अपना पराया तेरा मेरा भ्रष्टाचार में आमने सामने उनकी जिज्ञासा होगा, उनके मन में जो सवाल उठते हैं, उनके मन में जो प्रश्न उठते हैं। कारणों से मैं 1 घंटा से ज्यादा समय लेट आया हूँ। सामान्यतः मैं लेट होता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी कोई कारण बन जाता है इसलिए हो जाता हूँ। और दूसरा, लगातार 1.5 महीने से ये जो सारा प्रदेश में एक अभियान चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो मेहनत कर रहा है वो मेरा गला कर रहा है, तो आज गला थोड़ा सा थका हुआ है, इस बात के लिए अच्छा नहीं। हमारे वीरेंद्र खालसा जी ने बहुत भावपूर्ण तरीके से अपने इस विषय को आगे बढ़ाया है। ये वीरेंद्र खालसा जी के बहुत से ऐसी विशेषताएं और गुण ये पहले से पता है, लेकिन एक अच्छे गायक हैं और इस प्रकार से शैली में अपनी बात रखते हैं। वो इस नाते से मेरे साथ में लगातार काम करते रहे। अभी कुछ दिन उन्होंने छुट्टी ले ली वहां से, कहने लगे मुझे कुछ जनता में जाके काम करना है। बहुत सी चीजें भ्रांतियां ऐसी फैली जिसको दूर करना, उसमें से ठीक बात सामने आ जाए इसके लिए जरूरी था। तो हमारे नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सहनी जी ने भी कहा ठीक है, चुनाव तक वहां से छुट्टी और जनता में जाने दो। अभी ये ओएसडी थे, अभी नहीं है, आगे फिर होंगे, ऐसा आप लोगों को जानना है। पूरी टीम इनकी
इस कार्यक्रम के आयोजक भाई रंजन जागरण जी, सह संयोजक भाई योगेश सिवाड़ी जी और भाई योगेश नथड़ी जी, भाई देवेंद्र कादड़ जी, वीरेंद्र आर्य जी, प्रदीप सागवान जी, तीर्थ राणा जी, संदीप राणा जी, नरेंद्र पहल जी, तेजेंद्र ढोल जी, राजवीर चेयरमैन, नफीस दैया जी, इंद्रपाल सरपंच, दिलावर सरपंच, विजेंद्र मलिक, हेमंत नंदन, अक्षत दैया। रखा गया मनोहर संवाद। संवाद का मतलब एक तरफा भाषण नहीं होता, केवल भूमिका बनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। लगातार और भी आगे कार्यक्रम है। मैं यहाँ से आज और कल 2 दिन हमने पार्टी के कार्यक्रम रखे हुए हैं। हर बूथ पर वहाँ के कार्यकर्ता हर घर में लोगों को जाकर संपर्क करेंगे। 11 और 12 तारीख 2 दिन का स्पेशल था, लेकिन बहुत पहले वीरेंद्र जी ने आज का दिन तय करा दिया था मेरा घोना का, इसलिए मैं आया हूँ। यहाँ से जाने के बाद मेरा बूथ के हिसाब से 9 बूथों पर आज मुझे जाना है। आज 9 नहीं है, 4 बूथ आज हैं, 5 कल हैं, तो लगभग 1.5 घंटा में हर एक बूथ पर रहने वाला हूँ, ताकि बूथ में सामान्य व्यक्ति के घर भी जाने का मेरे जैसे व्यक्ति को सौभाग्य मिल जाए, तो हम भी अपने आप ही कार्यक्रम करेंगे। आज तो जिस प्रकार से विषय चल रहा है कि लोकसभा का चुनाव है और चुनाव में बहुत सी भ्रांतियां जिनका जिक्र रविंद्र जागरण जी ने भी किया है, वो आम भ्रांतियां लोगों के बीच में है, बल्कि ये पिछले चुनाव में ज्यादा थी, उस बार उतनी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा युवा वर्ग में बातों से वो यानी एक प्रकार से समझ आपस में हमारी बढ़ जाए, तो मैं इतना भी शक होगा कि आपके मन में, जिसके मन में जो भी कोई ऐसी भ्रांति रखती है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए, पार्टी को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश सरकार को ध्यान में रखते हुए, ज़्यादा नहीं, एक 8-10 प्रश्नों के माध्यम से अगर बातचीत आएगी तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको संतुष्ट कर सकूँ। किसी कारण से नहीं अपनी समझ बनती आपस में, तो हमेशा के लिए आगे भी जब भी कभी मैं अवसर पाऊंगा या तो आपके पास आ जाऊंगा, या जहाँ मेरी ड्यूटी प्रधानमंत्री लगाएंगे आपको मैं वहाँ बुला लूँगा और बैठ कर तसल्ली से बात करके संतुष्ट होकर के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यह लोकतंत्र में हर किसी का अपना एक मन होता है, हर किसी की अपनी समझ होती है, और किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हम एक दूसरे को बात समझ कर समझा करके आगे बढ़ सकते हैं। टारगेट हमारा एक ही है, लक्ष्य हमारा एक है, ये देश, ये समाज कैसे खुशहाल हो, कैसे देश आगे बढ़े और दुनिया में हमारा स्थान कैसे सर्वश्रेष्ठ बने, इस नाते से हम लगे हैं। पूरा जीवन हमने भी इसमें लगा दिया, शेष बचा जितना जीवन है वो इस देश और समाज के काम आ जाए, ये मन की पूरी इच्छा है, मेरा विश्वास है कि आगे बढ़ेंगे, निश्चित बढ़ेंगे। तो मैं आपसे अब आपकी ओर से प्रश्न कुछ आएंगे उसको निवेदन लेता हूँ और मैं अपना बैठ के इस बात का जवाब दूंगा। आप अपनी बात चालू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। हमने आपका राज देखा, बड़ा अच्छा चला। आप भी भगवान से प्रार्थना करते आगे भी चले, और आपने हमारे को युवाओं को नौकरी दी, मेरिट बेस पर नौकरियां दी, हम बड़े खुश हैं। हर चीज में आपने रिश्वत की बहुत सी 80-90% कम करी, मगर इस सरकार का ध्यान एक जो है ना, हरियाणा में गुंडागर्दी इतनी हो गई है जी। मैं गुहाना की बात करता हूँ, गुहाना में हर रोज अब भी कम से कम 10-15 धमकियां आ चुकी है। जो यह सरकार बिल्कुल भी गुंडागर्दी पर 0% पे काम कर रही है। क्या आप बताओगे आगे आने वाला? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आगे भी आपकी सरकार आए, और इस गुंडागर्दी में आप क्या करोगे? संदीप शर्मा। संदीप जी, आपकी बात इसमें बदल है, मैं इसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन मैं भी बहुत वर्षों से बहुत गहराई से अध्ययन करता हूँ बातों की। एक बात तो ये समझो कि जिस प्रकार के लोग ऐसे अनवांछित काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए, उनको या तो कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा मिलती है काम करो, या उनका कोई लोभ लालच होता है, या उनका रास्ता कभी ना कभी बिगड़ गया होता है, वो रास्ते से भटक जाते हैं। इलाज तो यही है, या तो उनको समझाया जाए
और नहीं समझे तो उनको दंडित किया जाए। और दंडित करने का काम निश्चित रूप से सरकार का पुलिस के माध्यम से होता है। तो इन सब बातों पर ध्यान करते हुए इस इलाके में कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं, कुछ गैंग बने हुए हैं और वो गैंग यहाँ से ऑपरेट नहीं कर रहे, वो विदेश में बैठे हुए, दुबई में बैठते हैं, यूएसए में बैठते हैं, यूके में बैठते हैं, कुछ लोग हैं उनका नाम भी पता है। और वो वहाँ से इस प्रकार के फर्जी कॉल्स, फॉक्स कॉल जिसको कहते हैं, किसी का भी नंबर ले उसको फोन करते हैं और जब उसके उस फोन का हमको पता लग जाता है तो उसको हम व्हाट्सएप वगैरह से कटवा के देते हैं। जहाँ कोई पकड़ने की बात आती है लोग ध्यान जाते से पकड़ते हैं। विदेश में बैठे व्यक्ति को पकड़ना थोड़ा सा कठिन होता है, फिर भी हमने दुबई से भी गैंग पकड़े हैं, हमने विदेशों से गैंग पकड़े हैं। एक ये लोग खास करके दिल्ली के आसपास का इलाका है, उसमें पहले तो गुड़गांव में फरीदाबाद में बहुत होता था, अब ये सोनीपत झज्जर ये इलाका जो है इसमें थोड़ा ही ज़्यादा चल रहा है। उसका एक कारण ये भी है, लोगों की जो खुशहाली आती है वो टारगेट करते हैं कि आदमी ऐसा है, इसको फोन कॉल करो, जहाँ तो किसी को प्यारी है थोड़ा धमका दो क्योंकि इतना पैसा दे दो, अब नहीं तो हम जो है कुछ भी कर देंगे। कभी का घटनाएं हुई भी हैं। हम जो भी कोई कॉल आती है ऐसी, उसका हमारे डीजीपी खुद ध्यान रख रहे हैं। डीजीपी को सख्त हिदायत है, ऐसा कोई भी आदमी जहाँ काबू हुआ है पकड़ना पहला काम है, पकड़ के उसको डालो। मानो पकड़ नहीं आता है और कहीं कोई शरारत करता है, आमना सामना होता है तो बिल्कुल हिचकना नहीं है, उसके साथ जो व्यवहार आए वो व्यवहार करो, लेकिन गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। या मुझे पता मात्र जो हलवाई है हमारे जो ये माता जी, उसको भी कॉल आई, बाद में एक आरती को कॉल आई, अभी हमारे ये जो मेयर जो यहाँ के चेयरमैन है उनके पति क्या नाम इंद्रजीत, उनको कॉल आई, हमारे अपने आदमी को आ रही है और भी लोगों को आ रही है। लेकिन इस समय की पूरी सावधानी पूरा ध्यान सरकार का भी है। हाँ, कोई सूत्र अगर आप लोगों को कभी मिल जाए, जरूरी नहीं कि शोर जाके बताना, आप चुप करके जानकारी संबंधित अधिकारी या हमारे तक भेज दोगे, हम जो कुछ करना होगा उसके करेंगे। घटनाएं न हो ये बात, लेकिन होने के बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई ये सरकार का अगला काम है। कार्रवाई करने पीछे नहीं हटेंगे और अगर इसमें कोई लापरवाही कोई अफसर करेगा, कोई पुलिस का सिपाही कर्मचारी अधिकारी कहीं ना कहीं गड़बड़ी वो भी मिलती है, ऐसे नहीं, उनको छोड़ते नहीं है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे करप्शन की बात हो, कोई एक बार मिलना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई पूरी हम करते हैं। और जहाँ तक आज से 10 साल पहले की बात मैं करता हूँ, उस समय भी घटनाएं होती थी, आज भी होती है। कोई समय ऐसा भी में गया होगा कि राम राज्य आ गया हो, अभी उस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर स्थिति में नहीं आया। समाज का सहयोग चाहिए और समाज के सहयोग में भी खास करके जिन परिवारों के ये बच्चे नौजवान बिगड़ते हैं, उन परिवारों का सहयोग जरूर चाहिए। अगर उन परिवारों का सहयोग हो जाएगा तो फिर बच्चा हिम्मत करता नहीं है। तो एक साथ किसी तरह से ना हो, सरकार का सहयोग करें, एक्शन लेने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। चिट लेके जानी पड़ती थी नौकरी के लिए, लेकिन आपने जो बोला वो करके दिखाया, किसी की सिफारिश वगैरह सबको मौका दिया है। परंतु एक बात का को फोकस करवाना चाहता हूँ, मैंने हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग से करनाल में जो हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से डिप्लोमा किया है, गार्डन सर्टिफिकेट जिसमें माली का पद होता है, वहाँ से मैंने ग्रोसी की पहचान भी करी है, तो मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। आपकी जो एक स्वरोजगार निगम के तहत है तो उसमें 10वीं बेच पे लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जिसके पास डिप्लोमा है उसको प्राथमिकता दी जाए। ऐसा है और उसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी इसके नंबर मिलते हैं। पहले 2 नंबर मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, ऐसे 10 नंबर मिलते हैं। फिर जो अतिरिक्त कोई कोर्स होता है, जैसे आपने बताया माली का कोर्स डिप्लोमा का रखा है, इसके नंबर अलग मिलते हैं। इसलिए जो नंबर का फर्क है वो अपने आप ही उसको प्राथमिकता दिला देता है। हम ये नहीं कर सकते कि केवल डिप्लोमा तो लेंगे बाकी किसी को नहीं देंगे, क्योंकि माली के काम के लिए डिप्लोमा करना अच्छी बात है, लेकिन माली का काम ऐसा है कि बिना डिप्लोमा किए भी अगर कोई नंबर उसका आता है अच्छा तो वो भी कर सकता है।
माली के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन ग्रुप डी की है वो 10वीं रखी है। डिप्लोमा के अलग से अंदर मिल जाएंगे ताकि उसको सोसाइटी मिले, प्राथमिकता मिले, ये सिस्टम बनाया हुआ है। और हर बात के लिए सिस्टम बनाया पड़ता है। आज केवल डिप्लोमा करते तो कोई भी यहाँ खड़ा हो जाएगा कि डिप्लोमा की इसमें नारी की ऐसी बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, सफाई के काम में बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, और जो ग्रुप डी की नौकरियाँ हैं तो डिप्लोमा एडिशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है। मिनिमम जो है ग्रुप डी के लिए 10वीं, ग्रुप सी के लिए 12वीं, ये सारी क्वालिफिकेशन करके आगे चलते हैं। और आपकी पार्टी युवाओं की राजनीति में सहभागिता के बारे में क्या सोचते हैं? मुझसे आप क्या सोचते हैं? युवाओं की राजनीति में सहभागिता कैसे बढ़ाई जाए? तो आज यहाँ जो लोग बुलाए हैं, हमने बुजुर्ग नहीं बुलाए, कदू का आ गए होंगे, मेरे जैसा भी बुजुर्ग आ गया यहाँ के सामने, आप में से भी कदू का आ गए। यहाँ 95% लोग युवा बैठे हैं और युवाओं के साथ चर्चा करने का मतलब ये है कि युवाओं को सारी बात की समझ लगे, युवाओं को ठीक दिशा मिले और युवा हर काम में आगे आए। आखिर युवा अवस्था ऐसी होती है जब भी जो अपनी दिशा तय करने का सारा दिन उसको चलता है, क्योंकि हमारी एज ऐसी है उसमें बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं। मानो मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मुझे युवा अवस्था में ये 1975 की बात है, मेरा जन्म 54 का है, सिर्फ 21 साल की उम्र थी। देश में इमरजेंसी लग गई, 18 महीने में इमरजेंसी देखी मैंने, कभी जेल नहीं गया मैं, लेकिन उस समय पता लगा कि देश क्या है। लोग लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मन में कई तरह के प्रश्न खड़े हुए, उन प्रश्नों के आधार पर उसी समय सोचने लग गए। और 75 के बाद 4 साल के बाद मैंने एक कार्यक्रम था कोई प्रयागराज में, तो प्रयागराज में जहाँ त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का वहाँ मिलाप होता है। 27 जनवरी शाम को 5 बजे त्रिवेणी संगम पर खड़े होकर संकल्प ले लिया था तो मनोहर लाल ये जीवन देश के काम आना चाहिए, ये किसी व्यक्ति के काम नहीं करना। उस समय उम्र थी सबकी नारी में मेरी 25 साल। 25 साल की उम्र में घरवाले भी तैयार होते हैं, भाई छोड़ न बांध दो कहते हैं ना, लेकिन अपन ऐसे बच गए। धर्म की बीमारियां कोई व्यक्ति ने बसाई नहीं, हम देश के काम में लग गए। तो युवा अवस्था में बहुत कुछ होता है। आप युवा अवस्था में आप आए हैं, इसमें कोई ये कहते नहीं युवाओं के लिए तो अलग से पार्टी पहले आरक्षण करते, युवाओं के लिए करेंगे, ये करेंगे, हम युवाओं को ही आगे ला रहे हैं। हाँ, युवा जोश में काम करता, धीरे धीरे वो संभल करके उसका होश भी बढ़ता है, जोश होश के साथ आगे बढ़े। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है, उस अनुभव के आधार पर आगे राजनीति में लोग बड़ा बड़ा काम भी करते हैं। आज मोदी जी की उम्र कोई 72 साल है, लेकिन मोदी ने कहा कि हम 75 साल से ऊपर आगे नहीं बढ़ाने देंगे राजनीति में, सक्रिय राजनीति 75 तक करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे। क्यों किया? ताकि अगर ये 75 के बाद 90 तक चलते रहे तो नीचे से नए नहीं आएंगे। 75 रुपये लगा दी ताकि नीचे से 40 साल के, 45 साल के, 50 साल के लोग आगे बढ़ने चाहिए। हमारा देश युवा देश है, युवाओं पर भरोसा है और युवा जितना आगे बढ़ करके कर सकता है देश समाज के लिए। शायद हाँ, अनुभवी आदमी का अनुभव काम आता है, लेकिन मेहनत, ऊर्जा, शक्ति, जोश को युवा में होता है। और कभी कभी युवाओं को कोई बात कठिनाई आती है तो रास्ता बुजुर्ग निकालता है। एक कहानी हमने सुनी ना, बारात जानी थी और लड़की वालों ने शर्त लगा दी कि भाई बारात में गुड़ आने लगाओगे, सारे नौजवान आओगे। तो उस बराती वालों ने, लड़के वालों ने कह दिया ठीक है, हमारे तो बहुत है, हमारे जो नौजवान है वही आएंगे, अच्छा नाचेंगे, कूदेंगे, खुशी मनाएंगे, नौजवान कमी थोड़े नौजवान लाएंगे सारे। एक बूढ़े को उसको पता लग गया, उस बूढ़े ने सुना तो भी तो शर्त मान के आ गए, उनका बात सुनो। उसके बाद मान ली ठीक है, दिखाओ, सारे नौजवान दिखाओ, लेकिन एक आध बूढ़े को छुपा के ले जाओ। एक संकट में बढ़ जाओगे और संकट में बाहर निकालेगा तो एक बूढ़ा निकालेगा। उन्होंने बूढ़े की बात मान ली। एक ट्रक होता ना बड़ा सा, उस ट्रक को बूढ़े को बैठा दिया, थोड़ा सांस के लिए रास्ता बना दिया, आवाज उसके निकल सके रास्ता बना दिया और बस में चला लिया बूढ़ा। चढ़ा के ले गए और आगे लड़की वाले ने शाम को खाना खाने लगे तो कहने लगे देखो भाई हम रात्रियों 25 और हमारे पर
जो हलवा बना है ये 25 घड़ी हलवा है। घड़ी समझते ना कितना होता है? 5 सेर, क्योंकि 5 सेर की घड़ी होती थी। ये 25 घड़ी हलवा है, 25 राती हो। हर किसी को एक एक घड़ी बांट के आएगा, पूरा हलवा खाना पड़ेगा। ये पूरा हलवा खा जाओगे तो छोटी भेज जाएंगे, और पूरा हलवा नहीं खा सके तो हम छोटी नहीं भेज जाएंगे। बड़ा संकट भी, एक घड़ी 5 सेर हलवा, कोई कोई तो खा जाए, सारे कैसे खाएंगे? अभी संकट में बूढ़ा याद आ गया, जाओ बाबा से पूछो। तो बूढ़े को वहां रंग के साथ अपना मुंह लगा के उसके बाद बताइए, सुनाई के ये संकट आया, इसका इलाज बता कि भाई इतनी बात है कि ठीक है। उनको कौन ठीक है? 25 घड़ी 25 राती सारा खाएंगे। हमारी भी एक शर्त है, क्या कि एक एक बार एक एक घड़ी आएगी, एक घड़ी आएगी, फिर दूसरी घड़ी आएगी, फिर तीसरी आएगी। 25 घड़ी पूरी खत्म कर ले तो छोटी भेज दियो, नहीं तो नहीं। जाकर कह दिया और बताया, बता क्या करना भाई, थारी रकम तो नहीं है, हमको डाला है साथ में। भले चुटकुला, लेकिन बुजुर्गों के अनुभव होते हैं, उसके अनुभव से नौजवान सीखता है, नौजवान अच्छा काम कर सकता है। नौजवानों की हर जगह जरूरत है। बीजेपी में हमने अलग से युवा मोर्चा चला रखा है। उस युवा मोर्चा के माध्यम से ट्रेनिंग होती है, बहुत काम करते हैं, आंदोलन करते हैं, सभाएं में सेवा करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ के अपने खड़े भी हो जाते हैं। और उन्हीं युवाओं में से बहुत लोग आगे निकलते हैं, आगे पीढ़ी चलती है। इसलिए युवाओं आपका सहयोग चाहिए, हम साथ हैं आपके। धन्यवाद। वो तो बात मैंने बता दी सारी। दूसरी एक जो प्रशासन वाले हमारे कार्यकर्ता भी थी कि बताओ सारा मजबूत तुम्हारा ही है, पटवारी हो या तहसीलदार हो, अपने पटवारी चलिए इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसी शिकायत है, बहुत सारी नई यूनिवर्सिटियाँ भी आई हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी। और सर मैंने अपने पास में एक यूनिवर्सिटी है, नाम नहीं लेना चाहूँगा। 1.5 साल पहले उन्होंने PhD में एडमिशन ले लिया। उन्होंने पहले बोला कि आप नेट 11 का पेपर करो, हम स्कॉलरशिप भी दिलाएंगे। सर 1.5 साल खराब कर दिया मेरा। नेट 11 का पेपर हुआ, घर की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरी फीस भरी जा सके, पर उन्होंने पहले तो 1.5 साल घुमाया, फिर बाद में पेपर क्लियर होने के बाद मेरी स्कॉलरशिप भी नहीं थी, अब फीस भी वापस नहीं दे रहे हैं। और डॉक्यूमेंट मांगने जाओ तो सर वो धमकी दे रहे हैं कि आप करेक्टर सर्टिफिकेट प्राप्त कर देंगे, क्या नाम आपका? रोहित पहला में। हाँ ठीक है, आप जरा लिख करके कागज में जाने से पहले भी दे सको तो मुझे दे दो, और उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, उसको देखेंगे। बाकी हमने पढ़ाई में सोनीपत जिले को एक प्रकार का ये शिक्षा का हब बना हुआ है। हमने देखिए लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ आई है, यहाँ मेडिकल कॉलेज यहाँ बना हुआ है खानपुर में, यहाँ जनता बुटाना की यूनिवर्सिटी भी टिकोर करने की चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, वो हो जाएगी। यहाँ राय में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। तो इसी कार्यकाल में पीटी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अलग से, जितना यूनिवर्सिटी अलग चल रही है, अशोका यूनिवर्सिटी अलग चल रही है, और साउथ इंडिया की यूनिवर्सिटी और अभी आए हमारे पास के हमको जगह दे दो, यूनिवर्सिटी चलाना चाहते हैं। IIT का एक 10 सेक्टर सेक्टर यहाँ बन रहा है। तो इसलिए सोनीपत जिला शिक्षा का हब बना हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ व्यक्तिगत रूप से कोई बेहतर कमाई है जैसे आपकी है, तो इसको हम करने नहीं करेंगे, आप देखते। सर मेरे भाई भी एक सवाल कर रहे थे शिक्षा के हक के बारे में, तो आपने भी जिक्र किया जनता विश्वविद्यालय के नाम पे, तो मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि ये मुद्दा सर पिछले 3-4 सालों से चल रहा है सर, और इस बारे में कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया, जबकि सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ बना बनाया है सर, कोई जिलों से शुरुआत नहीं करनी है सर, प्रदेश को एडमिशन कराने में। ये प्रदेश के लिए बहुत बड़ी मांग है सर, लेकिन आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है सर, कृपया करके इसके संज्ञान लीजिए। देखिए क्या होता है, हम जबरदस्ती को नहीं कर सकते ना, सहमति वहाँ की मैनेजमेंट से बनानी पड़ती है। मैं आपको सारे लोग बैठे दिखाई देता हूँ। पहली बात तो ये है कि वहाँ की मैनेजमेंट एक मत नहीं थी, अलग अलग मत थे। दूसरा, उस यूनिवर्सिटी को प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलाना चाहते हैं या गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, एक ये निर्णय उन्होंने करना है। तीसरा, वो कहते हैं सारा का सारा स्टाफ एज इट इज
आप ऑब्जर्व करो। हमने कहा जिस दिन यूनिवर्सिटी की बनाने की बात आई थी उससे पहले का तो सारा मिलेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी की चर्चा करने के बाद ये जो लोग होते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़े हो जाती हैं। कुछ लोग भर लिए, चलो तो सरकार ले रही है, जिसको भर लो इसको भर लो। उसके बाद जो लगे हुए लोग हैं वो जो प्रक्रिया है चयन की, वो चयन की प्रक्रिया में उनको लाना पड़ेगा। जो पास हो जाएंगे, जो सिलेक्शन हो जाएंगे लगेंगे, जिनकी सिलेक्शन नहीं होगी नहीं लगेंगे। हालांकि अंदर की बात है, मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, फिर भी जो चल रहा है आपको बता दिया। दो तीन फैसले जैसे होंगे यूनिवर्सिटी लेने के लिए सरकार चाहे। किसानी का प्रतिरुख कम हुआ है। एक मिनट रुको, भैया पुलिस वाले से साइड आ जाओ। वही पीछे पुलिस वाले देखते हाँ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ जाओ आगे इस कोने पर, यहाँ जाओ भाई, यहाँ आगे आओ। अगर आपको मेरी सुरक्षा की ज़्यादा चिंता है ये इस कोने पर आओ, ठीक है? बाकी ये मेरे अपने भाई हैं। आज का जो युवा है वो किसानी के प्रति रुख कम हुआ है। अगर आप आगे जो सरकार आएगी आपकी, तो किसानों के प्रति, युवाओं के प्रति क्या रहेगा? किसान जो है उसकी जमीन का भाग होता है, जमीन का टुकड़ा होता है उसके पास। और अपने यहाँ एक सिस्टम है, पारिवारिक सिस्टम, कि बाप की जमीन बेटे बेटियाँ, पहले तो बेटे बांटते थे, बेटियाँ भी बांटने लग गई। अच्छा प्रावधान किया तो बेहतर नहीं है। मान लो परिवार में एक जमीन 500 बढ़ गई, अगली पीढ़ी में वो 500 की थे और 4 बढ़ गई, तो जिसके 5 की थी वो आधा करने में नहीं बचेगा, अनार आएगी। जमीन की जोत छोटी होती जा रही, सबसे बड़ी समस्या है। 5 एकड़ तक का किसान अपने परिवार को अच्छे प्रकार से गुजारा करता है। आजकल थोड़ा आमदन अच्छी बढ़ी है, कैश क्रॉप्स आ गई, साथ में एडिशनल काम शुरू हो गए, कहीं मशरूम का फार्म शुरू हो गया, कहीं मधुमक्खी का शुरू हो गया, कहीं मछली पालन हो गया, कहीं फूलों की खेती होगी, सब्जी की खेती होगी। इसके कारण से अब 3 एकड़ तक भी किसान की आमदन ठीक ठाक होती है, लेकिन इससे छोटी खेती में किसान का मुश्किल से गुजारा होता है। छोटे किसानों को मदद करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनी है। एक समस्या क्या है, अब मैं वो बात ऐसे कह रहा हूँ तो मुझे शायद चुनाव के लिए करनी नहीं चाहिए। संकेत इतना ही है कि ज्यादा जरूरत छोटे किसान, बड़ा किसान फिर भी अपना काम चला रहा है। अब छोटे किसान को आगे बढ़ाने के लिए किसानों के बच्चों को अतिरिक्त व्यवसाय जो खेती के साथ जुड़ा हुआ हो, खेती का उत्पाद चाहे सब्जी है, फ्रूट है, या उसका गेहूँ है, धान है, उसमें से भी कुछ प्रोडक्ट और बना सके, वैल्यू एडिशन कर सके, उद्योग में आ जाए, तो इस उद्योग के लिए संस्थान पर ट्रेनिंग हो रही है, स्किलिंग करा रहे हैं, लोन दिलवाते हैं। मुद्रा योजना में 10 लाख से लेकर 20 लाख तक बिना किसी गारंटी के ये लोन दिलाया जाता है। तो यही काम है कि किसानों के बच्चे आगे आए। अब जमीन तो जिसकी 2 किले उसमें 4 तो भाई वो अपने आप करेगा तो करेगा, मेरे पास तो सिस्टम नहीं है, कोई किसी की जमीन दूसरे के लिए दे नहीं सकते, कोई दूसरा बेचे तो वही ले, बेचने को या दान करने तब भी हमें दिक्कत नहीं है। हमें तो यह है कि जमीन का 1 एकड़, 3 एकड़, 2.5 एकड़, 4 एकड़, इसमें किसान जरूर आ जाए। छोटी छोटी जमीन इसका जो रखने वाले वो वायबल नहीं है, लेकिन जमीनों की कीमत अच्छी हो गई है। अब ये गुहाना का इलाका लगा लो, यहाँ 4-5 साल पहले जो जमीन 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख एकड़ थी, आज वही जमीन 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए एकड़ हो गई। वही कि नहीं हो गई है ना? वही है ना? क्यों हुई? कि यहाँ विकास इतना हुआ, नेशनल हाईवे कितने निकल गए यहाँ से, सोनीपत का नेशनल हाईवे अलग, जींद का अलग, पानीपत का अलग, रोहतक का अलग, और अभी ये गुहाना का एक बाईपास तो बन गया, दूसरे बाईपास की भी संभावनाएं बढ़ी हुई है और इंडस्ट्री यहाँ आ रही है। अब इंडस्ट्री को भी जो जमीन गुड़गांव में 15-20 करोड़ रुपया का मिलती है, वो वहाँ की बजाय यहाँ के 4 करोड़ 5 करोड़ मिलेगा। जब यहाँ और महंगी हो जाएगी और आगे बढ़ेगा तो उद्योग ज़्यादा दिल्ली के इर्द फैल रहा है। उद्योग फैलने से हमारा किसान का बेटा, मेरा निवेदन इतना ही है कि पढ़ाई में थोड़ा आगे बढ़े, पढ़ाई के बाद हुनर का विकास यानी स्किल यूनिवर्सिटी में अलग से बनाइए कमोल में, कि नौजवानों को 12,000 नौजवान 1 साल में स्किलिंग का कोर्स करके अपने रोजगार को प्राप्त करेंगे। हर किसी को सरकारी नौकरी से कौन नहीं है, सरकारी नौकरी तो जितनी मिलती है आपको ही पता है, 1 साल में
20 से 25,000, अब 25 भी अब हुई है, वरना आज से 10 साल पहले तो ये 15,000 ही थी। तो अभी 20-25,000 नौकरी हर साल मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। और नौजवान कितने हर साल काम करने वाले 2 लाख नए रोजगार साल में आते हैं। तो इस 25,000 के बाद सबको या तो अपना पैतृक काम संभालना पड़ेगा या अपना निजी कोई काम व्यवसाय करना पड़ेगा। हमने तो विदेश के लिए भी रास्ता खोल दिया। टारगेट है कि हम 1 लाख बच्चों को, नौजवानों को विदेश में काम करने के लिए भेज सकें। उसके लिए ओवरसीज प्लेसमेंट अलग से बनाया, उसके लिए वहाँ से डिमांड भी आ रही है। अभी पीछे इजराइल में कुछ वहाँ जाने थे, संयोग ऐसा कि उस समय इजराइल में लड़ाई चल रही थी, लोगों ने आलोचना शुरू कर दी, बोला कि इजराइल में बांधने के लिए भेजेंगे क्या? तो रोजगार के लिए जो जा हम नहीं भेजेंगे, अपने आप जा रहे हैं, बल्कि हम तो फिर भी ठीक ठाक रास्ते से भेजेंगे। लोग डंकी रूट से जा रहे हैं। डंकी रूट किसी को पता है? डंकी रूट किसी को पता है? क्या डंकी रूट से जाना चाहिए क्या? नहीं जाना। आदमी सुरक्षित नहीं रह सकता। यहाँ लालच में चला तो जाएगा, घर वालों से पैसे लेके भी खर्च कर देगा, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। जान जोखिम में डालने जैसा काम है। 2 नंबर के धंधे में विदेश कभी नहीं जाना। इसलिए हमने सरकारी व्यवस्था की है, उनको चाहे वो किसान हो चाहे किसान न हो, हर एक बेरोजगार को रोजगार मिले, ये हमारी चिंता है, उसको कर रहे हैं। बोलो राम राम। तो फिर तो बड़ा लंबा चल जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा सुनो एक लास्ट क्वेश्चन। नहीं आप बड़े लोग फिर तो कोई एक लास्ट क्वेश्चन दे दो भाई। अब क्या है कि ये श्री राम कथा जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आपने मुझे सवाल रखा है, सभी जितने हमारे टीम लीडर हैं यहाँ का धन्यवाद करता हूँ। आज बात युवाओं के प्रति चल रही है, आपने बड़ा अच्छा हमारे लिए रखा। जो यूट्यूब पर चल रहे हैं ना और फोन पे ऐसी ये वीडियो बना के डालते हैं जिससे युवाओं का हौसला बढ़ता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन यूट्यूब चैनलों को और युवाओं जो युवा ऐसे वीडियो बना के डालते हैं, आप उनको हरियाणा सरकार की तरफ से ब्लॉक कराने की अनुमति प्रदान करें ताकि उनको ब्लॉक करके बंद किया जाए। ये मेरा आग्रह है। अगर सक्षम हो तो चाहूँगा कि आप इस बारे में देखिए। ये जो ये ये सब सारी बैठ जाओ मित्रों, सुनो आप बैठ जाओ, कोई बात आप लिख के लाए हो तो मैं इकट्ठे कराऊंगा कागज सारे। अब बोलने का इतना ज़्यादा नहीं होता ना, एक साथ ध्यान देके 10 मिनट पहले वाली बात सुन लो। बैठे माइक ले लो, माइक दोनों ले लो, हमें आखिरी बैठ जाओ। एक बार आखिरी बार एक बार बोला राष्ट्रीय सब नहीं बोला है सोशल मीडिया का। देखिए मित्रों, ये जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसका कुछ नियम है, सोशल मीडिया के भी नियम बने हुए हैं, लेकिन उनका सख्ती से पालन हो नहीं रहा। कारण क्या है, ये जो अखबारें हैं या टेलीविजन है, ये संस्थाएं थोड़ी 20-30-50 संस्थाएं हैं, अखबार भी 20-30-50 हो गए, चैनल भी एक इलाके में नॉर्थ इंडिया में तो 50 हो गए। लेकिन ये सोशल मीडिया का सिस्टम ऐसा बढ़ गया कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल लेके कुछ भी अपना रिकॉर्ड करो और कुछ भी अपने मसाला लगाओ और जाके उसको सर्कुलेट कर दो। अभी पकड़ में आ नहीं रहा हमारे डिपार्टमेंट के लोगों के लिए कि कौन क्या बोल रहा है। हाँ, कोई अश्लील बात चलती है जिससे समाज में कोई ऐसा वातावरण खराब होने की बात आ जाए, या कोई किसी को धमकी देता है, या कोई झूठ यानी उसको तोड़ मरोड़ करके, कई बार होता कुछ और है और उसमें तोड़ मरोड़ के सीन कुछ और लगाए थे, यहाँ तक धड़ किसी और का है और गर्दन से ऊपर चेहरा किसी और का है, इस तरीके से लगा देते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर तो रोक लगाने के लिए पुलिस के पास पूरा कंट्रोल है। लेकिन कोई किसी को राजनीतिक तौर पर नीचा दिखाता है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये है एक कंपटीशन। उस कंपटीशन में भाई कोई दूसरा विरोधी इतना करता है, उससे ज़्यादा हम करें। अगर ये सोशल मीडिया के लिए
कहीं जाना नहीं पड़ता। इसके लिए तो घर बैठे हुए जहाँ भी हम बैठे हैं, आधा घंटा 15 मिनट देखा जॉब उसके फटाफट हमारे तो जॉब देना, उसको पॉजिटिव देना तो पॉजिटिव दो, नेगेटिव देना नेगेटिव दो, प्रशंसा करनी है प्रशंसा करो, गाली देनी है गाली दो, और इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता। ये मंगल का एक क्षणिक असर होता है इसका, 10वें मतलब है। हाँ, ग्रुप का ग्रुप जब एक ही ग्रुप होता है वो आपस में सर्कुलेट करता रहता है। आप कोशिश करो आप हर एक ग्रुप में घुसो, नेगेटिव वाले में घुसो, पॉजिटिव वाले में घुसो, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव जवाब दो, नेगेटिव वाले का भी जवाब आप जो देना वो दो। ये कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन में हमें अपनी भूमिका बनानी चाहिए। बहुत अगर मानो सरकार की ओर से सख्ती होने लगेगी तो ये अपने आप में ऐसा ग्रुप बन जाएगा तब कोई गालियां नहीं मिलेगा। लो जी, डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, लोकतंत्र का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? गलत ढंग से जो करेगा तो पकड़ते हैं, उसके खिलाफ तो केस भी बनता है, FIR भी होती है, उठा के अंदर करते हैं। लेकिन पार्टी के नाते हमको वो गालियां देगा और हम उसके खिलाफ करेंगे तो ये सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये अपना करते हैं। अब जो मैंने बात आपसे करनी है मैं 10 मिनट वो करता हूँ। देखिए हमारी राजनीति बताए तो किसी ने कहा ब्राह्मण में चलता आपका भाई खड़ा है, तो दूसरे ने कहा कि ये भाई है, वो भी तो भाई है, दोनों भाई है। तो आपस में चर्चा कर रहे थे, ठीक है वो दोनों भाई है, तो एक मोदी जी का भाई है, राहुल का भाई है, तो फिर मोदी वाले भाई को देंगे, राहुल के भाई को देंगे। चर्चा तो देश के नेता की होनी चाहिए, नीचे चर्चा बंद करनी चाहिए, कौन किस जाति का, किसका क्या नाम है, कौन का। हाँ, कोई आदमी बिल्कुल ही ऐसा लगता है ये कैंडिडेट तो समाज विरोधी है, ये तो अनैतिक है, ये तो गलत काम करता है, उसकी बात में समझ आती है उसका दूर रहो से। लेकिन अगर कैंडिडेट में ज्यादा फर्क नहीं है तो फिर देश का नेता कौन किसके साथ जाकर रहने वाला है? हमारा ये धर्म बन जाता है, राजनीतिक धर्म, हमारा सामाजिक धर्म भी अच्छे लोगों को आगे लाए, अच्छे लोग आगे लाएंगे तो वो अच्छा है। 40-50 से अंदर रहने वाले मोदी जी ने प्लान रखा है कि देश की मजबूती दुनिया को भी लगे, यहाँ सरकार मजबूत है, देश मजबूत है, और 2029 तक आज जो देश वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिति के नाते हम 5 देशों के आगे हैं टॉप पे। ये सब है सारी चीजें सब लोग बता रहे हैं, हमारी उपलब्धियां क्या क्या है वो बता रहे हैं। 5 देशों में हिस्सा 2029 तक टॉप के 3 देशों का हाथ आ जाएगा। ये कैलकुलेशन सारे और 2047 तक हमारा टारगेट है कि अर्थव्यवस्था के नाते दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश भारत बन जाए 100 वर्ष के बाद। एक आ जाए, ये मोदी टारगेट करके चल रहे हैं। अब उस समय जो भी कोई देश की भीड़ करने वाले लेकिन उन्होंने रास्ता बना दिया, रास्ता बन गया, इस रास्ते से कोई भटक नहीं सकता। तो आपसे सवाल यही है कि हम अपने समाज के नाते कुछ भी हो